हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग पढ़ रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण एवं आवर्तिता में तत्वों के गुणों की आवर्तिता। और इन तत्वों के गुणों की आवर्तिता में स्टूडेंट्स हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया है पूर्ण रूप से। इसके अलावा नाभिकीय प्रभावी आवेश और फिर परमाणु त्रिज्याओं के प्रकार का डिटेल। आज हम लोग परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तिता की चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या क्या है? दो समान प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों से लेकर के और उसके बाह्यतम कोश की जो बाह्यतम में देखते हैं, अब वो बिल्कुल एकदम बाह्यतम जो कक्षा है उस कक्षा की जो दूरी है उसको हम लोग परमाणु त्रिज्या कहे थे। तो उसी परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता देख रहे हैं। तो देखें मैंने, जैसे अगर किसी, चूँकि आवर्तिता में हमने पहले भी कहा था कि ये इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो ये आपका जो होगा, ये आपका आवर्त है इधर से इधर की तरफ, बाएं से दाएं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ये वर्ग है। इसी में हम लोग देखेंगे क्या है। तो किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसकी चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं। यहाँ भी जान लीजिए कि बाएं से दाएं जाने पर, यानी इधर से इधर की जाने पर, जैसे ये आपके वर्ग हैं ऊपर से नीचे, और जब इधर से इधर की तरफ हम चल रहे हैं तो जैसे हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः क्या होती हैं? घटती जाती, इस तरह से घटती जाती। क्यों? क्योंकि इधर से इधर चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब इस हिसाब से देखें, लेकिन अगर कोष की संख्या स्थिर, कोष जो बनेंगे वो स्थिर होती, जैसे ये नाभिक है और यहाँ एक सब कोष हैं इसके, इनकी संख्या स्थिर होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे त्रिज्या की मान कर दें और फिर इसी कोष में दूसरी त्रिज्या, नहीं, कोष स्थिर होंगे। जैसे के, एल, यम, एन या 1, 2, 3, 4 इस तरह से बनाए गए थे परमाणु संरचना में, तो हम देखेंगे उनकी जो संख्या वो स्थिर रहती है। और उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? नाभिक और संयोजी कोष के बीच की आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसी कारण, स्थिर होने के कारण, ये नाभिक से और जो संयोजी कोष है यानी बाहर का कोष, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, आकर्षण बल है, वो बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या जो है इसी के कारण जो है घटती जाती है। क्यों घटती है इसका कारण आपको बता दिया गया। ठीक है, दूसरी भी चीज़ अगर हम देखें, वर्ग की बात करें, ये तो आवर्त की बात थी। वर्ग में हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। ऊपर से नीचे जाने पर भी तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर चल रहे हैं तो घट रही है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होंगी? क्रमशः बढ़ती जाएंगी। ठीक उल्टा होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो इस तरह से ये बात आती है इसमें। क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती है, इसकी बात बता दे रहे हैं। घटती इसलिए है क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक होता है और कोष जो होते हैं स्थिर होते हैं। इसलिए जो संयोजी कोष होता है उसके बीच में इसका अट्रैक्शन जो है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज बिल्कुल ऐसे छोटी हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से ये सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या तो बढ़ती है। देखिए ध्यान से, कोष बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक ये आपको दिया गया, मान लीजिए अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात करें, चले फर्स्ट की हम बात कर ले रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे इसके लिए 1, इसके लिए 2 कक्षाएं संभव है, 2 और 1, इसके लिए 2, 8, 1, 3 कक्षाएं संभव हैं। तो इस तरह से कोषों की संख्या तो बढ़ रही है, देखिए बढ़ती जाती है, लेकिन जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो लगभग समान रहता है। तो जब लगभग समान होता है तो जब ये दूरियां बढ़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अपने आप त्रिज्या क्या होगा? बढ़ता जाएगा। हाँ, अट्रैक्शन अगर बढ़ता जाता तो साइज उतने में उसको खींच लेती है अपनी तरफ, छोटा हो जाता। तो इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और फिर बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग स्टूडेंट चर्चा करेंगे आयनिक त्रिज्या का, कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। देखिए, किसी आयन के नाभिक के केंद्र, बात वही चीज़ है, चाहे हम परमाणु की त्रिज्या अगर उस रूप में कर रहे हैं तब भी, और आयनिक त्रिज्या, बस अंतर इतना है कि आयनिक त्रिज्या में हम लोग देखेंगे आयन की त्रिज्या। तो पहले परमाणु और आयन में हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए सोडियम का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, सोडियम का 11 होता है। तो इस तरह से ये इसकी बात हुई थी, तो 2 और 8 और 1 यानी 3 कक्षा संभव थे। देखिए ये नाभिक है और यहाँ से हम लोग एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हम लोग क्या किए? 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। तो ये आपका परमाणु हो गया। लेकिन जब आयन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया
तो इसका होता है 2 और 8, यानी एक कक्षा कम हो गई। यानी ये परमाणु का नाभिक हो गया और एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक कक्षा कम हो गई। अब कहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी जाएगी परमाणु में, लेकिन जब आयनिक त्रिज्या की बात आएगी तो आयनिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी आयनिक त्रिज्याएँ जो है परमाणु की त्रिज्या से कम होती हैं। अब कैसे होती हैं, देख रहे हैं आयन के नाभिक में केंद्र से वह दूरी लिया जाता है कि जो नाभिक इलेक्ट्रॉन मेघ पर अपना प्रभाव जो डालता है आयनिक त्रिज्या कहलाती है, मतलब आयन की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या पर। अब इसी में हम लोग देख लें जो आयनिक त्रिज्याएँ होती हैं, आयनिक त्रिज्या एक्सरे विधि द्वारा आसानी से ज्ञात की जाती है, जो एक्सरे विधि है इसे ज्ञात कर लेंगे। अब इसी तरह से जैसे हम लोग परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता देखे थे, इसी तरह से हम लोग आयनिक त्रिज्या की आवर्तिता देखेंगे। बात वही चीज़ होगी कि आयनिक त्रिज्याएं बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं या बढ़ती हैं, आयनिक त्रिज्याएं ऊपर से नीचे जाने पर घटती हैं या बढ़ती हैं। ये देखते हैं, अगर हम देखें सामान्यतः किसी आवर्त की सबसे पहले बात करें, जो बाएं से हम दाएं की तरफ चल रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याओं का मान जो है वो घटता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं परमाणु त्रिज्या में। सेम उसी तरह से आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं। और ठीक इसके विपरीत जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान देना दोनों में आयनिक त्रिज्या में कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ेगा, सेम परमाणु त्रिज्या की तरह। अब तीसरे नंबर पे हम लोग आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोडियम है, 11 परमाणु क्रमांक 2, 8, 1 हैं, लेकिन जब ये आयन के रूप में कन्वर्ट हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन केवल इसके रह गए और अब सोडियम न रह करके आपका बन जाता है नियान का रूप ले लेता है, नियान का रूप ले लेता है, और इस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन, यानी सोडियम पर एक पॉजिटिव। तो ये तो हुआ परमाणु और ये हुआ आयन। तो इस तरह से ये आयन के रूप में बनने में कितनी ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। और आयन कब बनता है, जब किसी तत्व के परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो आयन के रूप में कन्वर्ट होता है। निकलेगा तो धन आयन और जुड़ेगा तो ऋण आयन बनता है। तो इस तरह से किसी एक तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तृतीय आयनन ऊर्जा, लेकिन बहुत कम संभव है, 1-2 तक देखा जाता है कि जो है प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते जाएंगे तो जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनकी पकड़ नाभिक के करीब होती जाएगी, और नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी, इसलिए जो है संभव नहीं होता। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की आयनन ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तीसरे को और निकालने के लिए और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो आई होप कि आयनन ऊर्जा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है लगती है वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। देख लेंगे, उसी को आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, इस तरह से। और कुछ पॉइंट इसमें हैं, ध्यान दीजिएगा, 2-3 पॉइंट हैं आयनन ऊर्जा के संबंध में कि आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है, यानी ऋण कभी नहीं होता। ये पहली बात है। और दूसरी बात देख रहे हैं कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, 2 को निकालेंगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो अगर हम इनके मान की तुलना करें तो जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वो प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से हमेशा अधिक होता है। इसकी बात मैं कारण सहित बता दिया हूँ। क्या है कारण इसका, एक बार फिर जान लें कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में चूंकि जो ऊर्जा व्यय हो रही वही हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे कम ऊर्जा, 2 निकालेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा, इसलिए दूसरे वाले की ऊर्जा हमेशा पहले वाले की ऊर्जा से ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या है कि द्वितीय यानी सेकेंड आयनन ऊर्जा इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी पहला दूसरे में तुलना अगर हम करेंगे तो दूसरे की आयनन ऊर्जा पहले से हमेशा ज़्यादा होगी। और पहली बात, आयनन ऊर्जाएं हमेशा धनात्मक होती हैं। 2 बातें कंफर्म हुई। अब फिर देखते हैं कुछ और हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं कि जिनमें द्वितीय आयनन विभव जो है वो किसी दूसरे के साथ तुलना अगर करेंगे तो थोड़ा कम होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम लोग चलें आवर्त में ही, तो हम लोग अगर देखते हैं दूसरे आवर्त में 15 और 16 समूह का, तो 15 में नाइट्रोजन है और 16 में ऑक्सीजन है। ये 15वां समूह है या 16वां समूह है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, मतलब 2 हुआ और फिर 5 हुआ,
यानी बाहरी कोश में। ये देख रहे हैं, ये नाभिक है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है, यानी 2 होता है 6 होता है। ये नाभिक है, बाहर 2 और सबसे बाहर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनके केस में अगर देखा जाए तो यद्यपि नाइट्रोजन का जो द्वितीय आयनन विभव है वो ऑक्सीजन के द्वितीय आयनन विभव से कम होता है। इन दोनों की तुलना करें तो एक तरफ तो हम जनरल पढ़ रहे हैं कि द्वितीय आयनन विभव हमेशा प्रथम आयनन विभव से कम होता है, लेकिन एक अपवाद ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वर्ग 15 और 16 की बात करें अगर, देखिए बाएं से दाएं की तरफ हम चले हैं, तो यहाँ जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी नाइट्रोजन का वो ऑक्सीजन से जो है कम होता है। इसका कारण यही है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, देख रहे हैं यहाँ पे ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल अगर यहाँ से जा रहा है ऑक्सीजन से, तो निकलने के बाद इसका विन्यास अर्धपूर्ण हो जाता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये सिचुएशन आ जाती है इसके अंदर। लेकिन इसमें होता क्या है, ये निकलता नहीं बल्कि ऐड करता है। तो इस तरह से अगर ये लेगा एक ठो तो 7 हो जाएगा, और 7 जब हो जाएगा तो मात्र 1 की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका अर्धपूर्ण हो जाता है। और उस अर्धपूर्ण होने के कारण अस्थायी हो जाता है। इसीलिए जो अपवाद भी होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी पेपर में अलग से पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन की द्वितीय ऊर्जा ऑक्सीजन की द्वितीय ऊर्जा से कम होती है, लेकिन जबकि हमारा नियम का कहता है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से कम ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है इसकी बात होती है। ठीक है, तो आज तक के उसमें हम लोगों ने देखा कि जो आवर्तिताएँ हैं उनके संबंध में परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तिता क्या है, आयनिक त्रिज्याएं क्या हैं, आयनन ऊर्जा क्या है, और इस आयनन ऊर्जा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसको भी हम लोग देखा गया। अब अगर एक सामूहिक रूप से देखें पूरे पीरियाडिक टेबल में जो 118 तत्व खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी की आयनन ऊर्जा की हम बात करें तो होता है हीलियम। हीलियम जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, ये अक्रिय गैस है और इसके आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आज उसके में हम लोगों ने देखे आज तक के वीडियो सेशन में कि ये जितने भी थे इनकी आवर्तिताएं कैसे, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे चलने पर। तो बाएं से दाएं जाने पर हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या पता चला, घटता है। कारण क्या है, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है। यहाँ देख लें, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, और कोषों की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो दूरी बढ़ती जाएगी। वही हाल आयनिक त्रिज्या में है। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और फिर जो आयनिक त्रिज्याओं की आवर्तिता सहित आयनन ऊर्जा आज समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग आयनन विभव में कुछ आवर्तिताएं हैं, आयनन विभव को हम लोग अलग से देखेंगे, कुछ अपवाद होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बद्धता होगा, फिर सेकंड टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।